अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो 50 सालों की प्लानिंग कर रहा है कि उसने अगले 50 साल के बाद कहां पर होना है। और हमारे पास भी ऐसे बहुत से शहर हैं जिनमें ये प्लानिंग की जा सकती है। तो हम चलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर की आबादी 60 लाख, 6 मिलियन लोग सिंगापुर में रहते हैं और इसका जो एरिया है वो है 721 स्क्वायर किलोमीटर। कराची का एरिया 3780 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि लाहौर का एरिया 1772 स्क्वायर किलोमीटर है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सिंगापुर कितना छोटा शहर है। लेकिन इतना छोटा शहर होने के बावजूद इसका रेवेन्यू हमारे रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पर सिंगापुर की कुछ तस्वीर दिखाता हूँ और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंगापुर कैसे तरक्की कर रहा है। लेकिन सिंगापुर का एक विजन है और वो विजन अगले 50 साल के लिए है कि उन्होंने अगले 50 साल में अपने इस शहर को किस जगह पर लेकर जाना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन 50 सालों में क्या क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होंगी, किस तरीके से वो अपनी पॉपुलेशन को आबाद करेंगे और अपने शहर का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे वो पानी लेके आएंगे अपने पास, पानी को रिसाइकल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर हीन की तरफ, जो कि सिंगापुर के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की मेंबर हैं और वो सिंगापुर में अगले कुछ सालों में 1 मिलियन फ्लैट्स बनाने जा रही हैं, 10 लाख फ्लैट्स बनाने जा रही हैं। लेकिन इन फ्लैट्स को बनाने के लिए, सिंगापुर में किसी भी इमारत को बनाने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है और उन सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में ये देखा जाता है कि क्या ये बिल्डिंग्स अर्थक्वेक को, जल्जलों को बर्दाश्त कर सकती हैं, इनमें हवा का रुख क्या होगा, ब्रीज किस तरफ को फ्लो करेगी। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का इमेज दिखा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो किस लेवल की प्लानिंग करते हैं। उन्होंने अपनी सड़कें कहाँ से लेके जानी है, उन्होंने इमारतें कितनी बनानी है, कितनी हाइट की बनानी है, उनके बीच में कितनी स्पेस रखनी है, एयर का ट्रेवल कैसे सिंगापुर में होगा, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि सिंगापुर के पास लैंड बहुत कम है, छोटा सा शहर है, छोटा सा मुल्क है, तो वहाँ पर वो एक स्कीम यूज करते हैं, एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे लैंड रिक्लेमेशन कहा जाता है और उसके जरिए वो समंदर में आहिस्ता आहिस्ता शहर को बढ़ाते जाते हैं। उन्होंने 23% अपनी लैंड रिक्लेम की है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो छोटे छोटे जजीरे बनाते हैं समंदर में और उन जजीरों में फिर आबादी बसाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो जजीरे ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बनाकर ज़मीन से अलग कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेड कलर की वो तमाम लैंड नज़र आ रही है जो कि सिंगापुर ने रिक्लेम की है और इसका मतलब ये है कि उन्होंने समंदर का हिस्सा इस्तेमाल करते हुए उस पर ज़मीन बनाई है और फिर अपने शहर को आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से हम सिंगापुर में बहुत सी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने मेरीना बे को बनाया है और इस कंस्ट्रक्शन में वो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की क्रेन्स नज़र आ रही होंगी जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रही है। लेकिन जब वो कभी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ज़ेर ज़मीन के अंदर बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मसलन वो ज़मीन के अंदर बहुत बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, ज़मीन के अंदर आपको ट्रेन्स नज़र आएंगी, ज़मीन के अंदर ही आपको केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और उनकी बड़ी बड़ी ट्रंक्स नज़र आएगी। ज़मीन के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम जाता हुआ नज़र आएगा, आपको पाइपिंग नज़र आएगी, आपको बारिश के पानी की पाइपिंग नज़र आएगी, सीवरेज के पाइपिंग नज़र आएगी, आपको बड़ी बड़ी रोड्स नज़र आएंगी जो कि ज़मीन के नीचे से गुजर रही हैं, टनल्स में से गुजर रही हैं। इसी तरीके से ज़मीन के नीचे वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को भी स्टोर करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पाइप्स हैं, केबल्स हैं और इसी तरीके से आपके पास पूरा एक नेटवर्क होता है जो ज़मीन के अंडर काम कर रहा होता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीवरेज नेटवर्क नज़र आ रहा है जो कि ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर ये सीवरेज नेटवर्क नहीं होता बल्कि ज़मीन के नीचे होता है। अगर पानी बारिश के ज़रिए सिंगापुर में आता है तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे बेसन नज़र आते हैं सड़कों के किनारे और उन बेसन्स में पानी जाता है और पानी आहिस्ता आहिस्ता अंदर एक पाइप में इकट्ठा हो जाता है, ड्रेन होती है और इसके ज़रिए वो आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो बारिश के पानी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। उन्होंने अपने शहर को सिर्फ कंक्रीट की एक बहुत बड़ी स्लैब नहीं बनाया बल्कि उसमें बहुत से दरख्त लगाए हैं, बहुत से पार्क्स रखे हैं, बहुत सी ऐसी जगह रखी हैं जहाँ पर इंसान जाकर एंजॉय करता है, ग्रीनरी को एंजॉय करता है
और इसके साथ साथ उन्होंने ऐसी एप्लीकेशंस बनाई हैं मोबाइल फ़ोन की जिनके ज़रिए आप वहाँ की वाइल्ड लाइफ का ख्याल रख सकते हैं। आपको वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वाइल्ड लाइफ मिलेगी और उनकी तमाम वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटेड है, उनकी पिक्चर्स हैं ऐप में, और आप भी अपनी मोबाइल के ज़रिए किसी भी जानवर की तस्वीर खींचकर वहाँ पर दे सकते हैं। तो वो उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए वो वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी खाने पीने की ज़रूरियात, उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, उनकी बीमारी को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको मिलाता हूँ जेसन पेमरॉय से, जिन्होंने ताज़ा अवार्ड जीता है और उन्होंने ज़ीरो कार्बन एमिशन एक घर बनाया है, एक ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और उनका ये ख्याल है कि अब क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम वर्टिकल हाइट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमें वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है। सड़क बहुत नीचे रह जाती है, तो हमें इन इमारतों पर पहुंचाने के लिए चीज़ें वर्टिकल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, और उसके लिए स्काईवेज काम कर रही है और वो ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। सिंगापुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सी चीज़ें, मसलन पिज़्ज़ा, छोटे छोटे आइटम्स अब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। बात यहीं तक नहीं रुकेगी, बल्कि ड्रोन नेटवर्क्स का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ जगह पर उनके स्टेशंस बनाए जाएंगे और उनके रूट्स हवा में तय किए जाएंगे। इससे अगला मरहला ड्रोन कार्स का है, जिसके ज़रिए इंसान, जिस तरह आपने मुख्तलिफ फिक्शन मूवीज़ में देखा होगा कि इंसान उड़ने वाली कारों में बैठा हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी सिंगापुर में सबसे पहले आ रही है और इस पर अभी बहुत काम शुरू हो चुका है। इसी तरीके से सिंगापुर के पास क्योंकि ज़मीन बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा काश्तकारी नहीं कर सकते, तो उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग को, मैं यहाँ पर आपको ग्रीन लैब्स दिखा रहा हूँ, तो अगर आप ग्रीन लैब के अंदर जाएं, ये एक पूरी लैब है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स और मुख्तलिफ किस्म की फसलें लगाई जाती हैं। इसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी, इसमें लाइट कब होगी, किस वेवलेंथ की होगी, दिन को होगी, रात को होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, और बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि इन लैब्स में कंट्रोल्ड होते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है, और सब्जियां और फ्रूट पैदा किए जाते हैं, उनके डिफरेंट टेस्ट बनाए जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है। आप यहाँ पर एक वर्टिकल फार्म देख सकते हैं और आप उसकी बिल्डिंग को देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे से ऊपर हर फ्लोर में आपको मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स नजर आएंगे। लेकिन साथ साथ उनकी फूड इनोवेशन एंड रिसोर्स अथॉरिटी बहुत पावरफुल है। वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि वहाँ पर खालिश चीज़ें मिलें, और उसके साथ साथ वहाँ पर 3D के जरिए मुख्तलिफ किस्म के फूड्स बनाए जाएंगे। उनका विजन ये है कि वो एक ऐसी वॉच बना रहे हैं जिसके जरिए आप अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को हर वक्त मॉनिटर कर सकेंगे। आपकी पल्स मॉनिटर हो रही होगी, आपकी शुगर मॉनिटर हो रही होगी, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा होगा, तो हर चीज़ मॉनिटर हो रही है और वो ट्रेंड हो रही है, लॉग हो रही है। जब आप किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी इस वॉच को ऑटोमेटिकली वायरलेस वाईफाई के जरिए रीड किया जाएगा, और ये 3D प्रिंटर आपके पैरामीटर्स देखते हुए चीज़ों को बनाएगा। मसलन आपकी शुगर अगर ज़्यादा है तो ये शुगर कम कर देगा। इसी तरीके से अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो जो सैंडविच आपको दिया जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली नमक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी हेल्थ को इंश्योर किया जाता है और आपके लिए कस्टमाइज्ड फूड बनाए जा रहे हैं। पानी का बहुत बड़ा मसला है सिंगापुर में, क्योंकि पानी स्नोफॉल के ज़रिए तो उनको मिलता नहीं है, तो वो सबसे पहले अपना बारिश का पानी स्टोर करते हैं। उनके पास 17 मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज सेंटर हैं जहाँ पे बारिश का पानी स्टोर होता है। यहाँ पर मैंने आपको सारे सेंटर्स दिखाए हैं। उनके पास 2 बिलियन लीटर पानी हर दिन आता है। बारिश की वजह से ट्रॉपिकल एरिया है, बारिश ज़्यादा होती है, तो वो पानी को स्टोर करते हैं। और उसके साथ साथ समंदर के पानी को मीठा करने के लिए उन्होंने बहुत से प्लांट्स लगाए हैं। मैं आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल सुपर ट्रीज दिखा रहा हूँ जिसके ज़रिए वो एनवायरनमेंट से पानी इकट्ठा करते हैं, बारिश का पानी भी इकट्ठा करते हैं और एनवायरनमेंट से पानी इकट्ठा करते हैं, और आपको उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वाटर एजेंसी का सिस्टम वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बारिश का पानी, और बारिश के पानी को हम स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए 17 मुख्तलिफ रेजरवायर्स में इकट्ठा करते हैं। जब वो पानी सड़कों पे गिरता है तो वो 17 मुख्तलिफ रेजरवायर्स में आ जाता है, और उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद उसमें एक और पानी शामिल किया जाता है, और ये पानी समंदर से आ रहा है, और इसके बीच में 3 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं और ये पानी को मीठा बनाते हैं। तो अब पानी, बारिश का और मीठा पानी समंदर से लिया गया, इकट्ठे हो गए हैं, और उसके बाद वो इंडस्ट्री और हाउस होल्ड को दिया जाता है। और एक तीसरी तरफ से भी हमारे पास पानी आ रहा है जो कि रिसाइकल वाटर होकर आ रहा है। ये रिसाइकल वाटर है, ये रिसाइकल वाटर आ रहा है, और जो हमारे पास वेस्ट आता है उस वेस्ट को हम दोबारा जब लेके जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स में, उनको रिसाइकल करते हैं।
और कुछ उसमें से समंदर में फेंक देते हैं। तो बारिश और समंदर का पानी मिलकर आता है, हम इस्तेमाल करते हैं, जो वेस्ट बनता है उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है और कुछ समंदरों में फेंक दिया जाता है। हम बारिश के पानी को कैसा मीठा करते हैं, उसके लिए उन्होंने 3 प्लांट लगाए हैं, चौथा भी लगा रहे हैं, और उसमें एक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसमें पानी हमारे पास नमक के साथ, नमकीन के साथ हमारे पास इनपुट आती है और उसको प्रेशर दिया जाता है, और प्रेशर देने के बाद उसको एक डायाफ्राम से, मेम्ब्रेन से, एक परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, जिसमें साफ पानी आगे गुजर जाता है और नमकियात, सॉल्ट एलिमेंट्स पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि मुख्तलिफ किस्म के आपके पास इसमें पानी के अंदर एलिमेंट्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानदार भी हैं। तो जब आप इसको प्रेशर के अंडर इस मेम्ब्रेन में से गुजारेंगे, जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो आपके पास यहाँ पर पानी पीने के काबिल हो जाएगा और साफ पानी आ जाएगा। इसी तरीके से एक और कंपनी जिसका नाम इवोक्वा है, वो इलेक्ट्रोडायलिसिस के जरिए पानी को मीठा कर रही है समंदर के। और इस कंडीशन में हम पानी को यहाँ पर लेके आते हैं और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पानी के जो सॉल्ट्स हैं वो इनके साथ उनके आयंस इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे पास प्योर पानी यहाँ से आ जाता है। ये तरीका बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, इस पर बहुत कम बिजली लगती है, जबकि जो पुराने मैंने आपको परमिएबल मेम्ब्रेन के जो रिवर्स ऑस्मोसिस का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी कि अगर उस एनर्जी को डोमेस्टिक साइड पे लेके जाया जाए तो कई सालों की इलेक्ट्रिसिटी सिंगापुर बना सकता है। इसलिए सिंगापुर अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोडायलिसिस की तरफ जा रहा है और इनके प्लांट्स अब लगा रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्लांट अब ये लगा रहे हैं और ये पानी समंदर से लेकर उसको मीठा करेंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। फाइनेंशियली 2016 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट उबन, और इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फाइनेंशियल सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके ज़रिए हम ऑनलाइन बैंकिंग बहुत आसान बना देते हैं। मैं आपको छोटा सा इसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी बैंक से, नॉर्मल बैंक से, तो आपकी जो लेजर की कॉपी है वो एक जगह पर महफूज रहती है और वो वहीं पर रहती है। तो अगर यहाँ पर इस बैंक में आग लग जाए, खुदा ना खास्ता, या कोई भी मसला हो, तो आपके पास लेजर ज़ाया हो जाएगा। लेकिन जब आप यही काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं तो वहाँ पर आपके लेजर की कॉपी मल्टीपल जगह पर पड़ी होती है। किसी एक जगह भी अगर आपके लेजर को छेड़छाड़ की जाएगी या उसको ख़राब किया जाएगा तो और जगह से उस लेजर की कॉपी को वेरीफाई करके इसे अपडेट कर दिया जाएगा, इसको दोबारा कर दिया जाएगा। तो ये एक सिक्योर, आसान तरीका है और बहुत फास्ट तरीका है जिसके ज़रिए आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भेज सकते हैं। तो सिंगापुर इस तरफ जा रहा है। सिंगापुर में ऑटोमेशन बहुत आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, रोबोटिक्स आ रही है, ऑटोमेटिक निडल अलाइनमेंट सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ऑटोमेटिकली सर्जरीज करेंगी और इनके ज़रिए वो अपने नए आने वाले डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और इसके ज़रिए फ्यूचर में वो दूर दराज सर्जरी भी करेंगे। 2013 में साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी आग लगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस हुआ और उस स्मोक ने सिंगापुर को भी घेर लिया। उस वक्त उनको एहसास हुआ कि उनके पास जितने भी मास्क हैं जो कि इस किस्म की पोल्यूशन से बचाते हैं वो मास्क बच्चों के लिए नहीं बने। अब उन्होंने इस चीज़ को, एयर पोल्यूशन को फ्यूचर में हैंडल करने के लिए एक स्पेशल किस्म का मास्क बनाया है जिसे स्मार्ट एयर मास्क कहा जाता है। ये एक माइक्रो वेंटिलेटर है और इसके जरिए सांस लेते हैं ताकि हमें साफ एयर मिले। इसी तरीके से TFI एक ऐसी कंपनी है जो कि बिजली को वायरलेस करने जा रही है और उसके लिए वो 2 तरीके इस्तेमाल कर रही है। बिजली को लाइट के जरिए ट्रांसमिट किया जाएगा या फिर बिजली को रेडियो वेव्स पर ट्रांसमिट किया जाएगा और इसके लिए वो बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं और आपको फ्यूचर में सिंगापुर में वायर्स, केबल्स नज़र नहीं आएंगी, वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे। सिंगापुर का स्कूलिंग सिस्टम इस वक्त दुनिया का बेहतरीन स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर ने अपने स्कूलिंग सिस्टम को कैसे चेंज किया है और किस तरीके से वो रट्टा सिस्टम की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ गए हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कम्युनिटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हर शख्स को मोबाइल फ़ोन चलाना आना चाहिए, उसके लिए कम्युनिटी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, टेक क्लिनिक्स बनाए जाते हैं और बड़ी उम्र के लोगों को भी मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स में एंगेज किया जाता है ताकि वो भी माशरे का हिस्सा बन सके, डिजिटल माशरे का हिस्सा बन सकें। सिंगापुर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और उसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसमें तमाम चीज़ों में आपको छोटी छोटी चिप्स नज़र आएंगी और वो इंटरनेट से कनेक्टेड नज़र आएंगी, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो आपकी घर की फ्रिज हो, चाहे वो आपका AC हो, फैन हो,
हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होगी और उसके ज़रिए आप एक स्मार्ट शहर में जाने वाले हैं। आपको वहाँ पर स्मार्ट ग्रिड्स नज़र आएंगे, आपको एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग नज़र आएगी। तो हर जगह पर इंटरनेट वहाँ पर आने लगा है और उसके ज़रिए वो अपने शहर को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बताई जो कि सिंगापुर फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि वो अगले 40 सालों में लेके आ रहे हैं। हम ये टेक्नोलॉजीज़ कराची में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जो साहिल समंदर पे है और सिंगापुर से बहुत बड़ा है। इसी तरीके से गवादर हमारा शहर है, और वो तमाम शहर जितने जो कि साहिली पट्टी पर आबाद हैं उनमें यह मॉडल लाया जा सकता है, और इसकी कई टेक्नोलॉजीज तो हम अपने हर शहर में लेके आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने शहरों को बेहतर कीजिए।